बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की अगर हम देखें तारीख़ के अंदर तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसका किरदार होता है। यानी बहुत लोअर लेवल के ऊपर, निचली सतह के ऊपर जब आप लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि वो अपने नुमाइंदे चुनें, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर वो अपने फ़ैसले जो हैं मकामी सतह के ऊपर वो कर सकते हैं और मकामी जो इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट जो है उसके अंदर भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, पजीराई नहीं मिली। ख़ासकर जो हमारी जमहूरी हुकूमतें हैं, 18वीं तरमीम के ज़रिए पीपल्स पार्टी ने उनका जो 2008 से लेकर 13 तक का टेन्योर था, उस दौरान जो अमेंडमेंट्स की थी, मरकज़ से सूबों को हमने देखा कि इख्तियारात को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जो सूबे हैं यानी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात देने के लिए शायद उस हद तक तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो है MNAs MPAs जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर उनको तरक्याती फ़ंड नहीं मिलेंगे, अगर उनका रोल नहीं होगा नाली बनाने में, गलियां पक्की करने में, पानी का कोई निज़ाम जो है उसको बेहतर करने में, तो वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, लोग उनकी तरफ नहीं देखेंगे। सो ये एक डायकॉटमी है हमारे सिस्टम के अंदर। ताहम इसके बावजूद जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते रहे। सिंध में कल जो है वो पहला मरहला 14 अजला के अंदर हमने देखा, लेकिन वहाँ पे जिस किस्म की इर्रेगुलरिटीज़ सामने आई हैं, जो फुटेज सामने आई है जिसमें आपको 80s में जो मरहूम सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी की मौला जट और नूरी नथ के जो आपको वहाँ पे गंडासा नज़र आते हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, 2 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए। और अपोजिशन की जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, चूँकि पीपल्स पार्टी ने अभी तक के नताइज के मुताबिक मेजॉरिटी जो सीट्स थी वो जीत चुकी है, बाकी जितनी भी जमातें इवन उनके इत्तेहादी भी जो हैं जैसे JUAF है या MQM है, वो इस हवाले से नाला दिखाई देते हैं। और तमाम अपोजिशन जमातें माइनस पीपल्स पार्टी, उनका मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इसको दोबारा करवाया जाए। सो हमारे मुल्क के अंदर आपको मालूम है कि आज लाहौर में भी एक फ़ैसला आया है। 5 जो खसूसी सीटें हैं वहाँ पे जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 25 मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत PTI के, उनमें से जो 5 लोग हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन रोका हुआ था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि उनको आप जल्द अज जल्द जो है वो जारी करें। और जाहिर है कि PTI को उसका फ़ायदा होगा। और फिर बाई इलेक्शन होने हैं 20 सीटों पे पंजाब के अंदर, उस पर भी PTI ने ऑलरेडी ये अपना एक डिस्प्लेयर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ECP के ऊपर जाहिर कर दिया। सो इस तनाजुर के अंदर अगर हम ये देखें कल वाले इलेक्शन जो हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार, हमारी सिक्योरिटी इदारों का, सूबाई हुकूमतों का जो किरदार है वो बड़ा अहम हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, एंकर पर्सन है, बोल्ड TV में अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं, सीनियर साहब हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब आलमगीर खान साहब, फॉर्मर MNA PTI, बल्कि अभी भी MNA क्योंकि उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, PTI के मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका भी आलमगीर खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। तैमूर तालपुर साहब हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। आप लोगों ने कामयाबी तो हासिल कर ली है जिन अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, बट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपोजिशन की जानिब से कि शदीद धांधली हुई है, बैलेट बॉक्सेस जो हैं उनको गायब कर दिया गया, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो क्या कहेंगे अपोजिशन जो आपके खिलाफ एक चार्जशीट बना के ECP के पास गई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अपने रब का जिसने हमें फिर एक बार लगातार मौका दिया, जीत दी। अवाम ने हमारी मदद की, लोगों के वोटों से हम जीत के आए। आपने जो बात की उसमें ज़रा हमें सोचना चाहिए कि ये बैलेट बॉक्सेस कौन गुम करता है, लड़ाई झगड़े और फसाद कौन करता है, कौन इशू क्रिएट करता है। हमेशा मेरा 3 टेनियर हो गए सियासत में, खुद इलेक्शन लड़ते हुए, उससे बहुत पहले से मैं पॉलिटिक्स में
इन्वॉल्व हूँ, सियासी वर्कर हूँ, तो हमेशा जो हार रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि झगड़ा हो, फसाद हो, कोई इशू हो, और जो जीत रहा होता है वो हमेशा ये चाहता है कि बहुत स्लोली और पीसफुली सारा प्रोसेस पूरा हो जाए ताकि वो आराम से जीत जाए। अब झगड़ा करने की नौबत क्यों आती है और कैसे आती है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का PS 53 मेरा हल्का है, जहां से मैं मुंतखब हूँ तीसरी बार। यहाँ पर मेरे पास PS में कोई 15 यूनियन काउंसिल्स हैं। उन 15 यूनियन काउंसिल्स में से 11 यूनियन काउंसिल्स मेरी बिना मुकाबले हैं। उसके पूरे जो पैनल हैं वो टोटल पैनल रईस भाई इज क्लियर, ना काउंसिलर का कोई उम्मीदवार है वहां पे, ना मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है, ना चेयरमैन का है। तो क्यों मैं चाहूंगा कि यहाँ पर फसाद हो जहां पर इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे इनकी पॉलिसीज की वजह से। पहली बात तो ये फसाद कहां से, अब आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से और हमारी क़यादत की तरफ से कि कहीं भी कुछ भी 19-20 नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और हमने, लेकिन तैमूर भाई आपको मालूम है कि चूंकि वहां पे आपकी गवर्नमेंट है, पुलिस आपके अंडर है, वहाँ के जितने भी टीचर्स होते हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगती हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, या बाकी जो अमला होता है, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये सारी सहूलत नहीं है। उसने जो गवर्नमेंट होती है एग्जिस्टिंग, उसी को ही रिक्वेस्ट करना होती है। सो ये क्यों एक तासुर जाता है कि बाज़ जगहों के ऊपर आप लोगों के जो वडेरे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके अपना एक रोब है, दबदबा है, वो अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे ये नहीं होता तो फिर जो हुकूमती मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। Why this impression is being given by the opposition? देखिए जी, जहां पर भी हुकूमत होती है ना, वो ही हुकूमत ये सारे काम करती है। जहां भी हुकूमत होती है, एजुकेशन का वजीर हो, होम का मिनिस्टर हो, उसी के अंडर होती है। ये इंप्रेशन तो नहीं जाएगा, ये इंप्रेशन चाहते भी नहीं कि नहीं की जाए, क्योंकि दिस इज द सेम वे एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जिनके पास कैंडिडेट्स नहीं है खड़े होने के लिए, तो पीटीआई अब मुझे बताएं क्या कहेगी, उसके पास क्या जवाब है अपनी लीडरशिप को देने के लिए, क्या फेस सेविंग इनके पास रही है, सिवाय इसके कि इल्जाम हम पे लगाएं उल्टे सीधे। भाई हम पावर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टर्म्स कर चुके हैं, चौथा टर्म 1 साल के बाद हमारा शुरू हो जाएगा। तो नाउ दे हैव टू रियलाइज दैट दे आर इन अपोजिशन। पीटीआई इज अ लॉस्ट स्टोरी। ये एक एग्जाम्पल था जो उन्होंने सेट कर दिया। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आए थे, फिर कभी नहीं आएंगे। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो एक्सप्लोड कर गया, जिससे इस मुल्क के पट्टे बैठा दिए। लिहाजा लोग कुछ भी कहना चाहिए, कह सकते हैं। बात यह है कि अवाम हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा। दे विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट नाउ। आलमगीर साहब, क्या वजह है कि इंटीरियर सिंध के अंदर आप लोग अभी तक अपनी जो रूट्स हैं उनको मजबूत नहीं कर सके, डिस्पाइट द फैक्ट के गाय बगाए हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, चूंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है इंटीरियर सिंध के अंदर बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, तो वो उनको आप लोगों ने मुख्तलिफ औकात के अंदर लॉन्च भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली आप सिंध के अंदर जो है अभी तक आप लोग अपनी जो जड़ें हैं उनको मजबूत नहीं कर सकी है पीटीआई। और जाहिर है कि जब आपको नाकामी होती है तो फिर आपने जीतने वाले के ऊपर, ये तो खैर बात तैमूर साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हारता है वो ये कहता है धांधली हो गई है, जो जीतता है वो ये समझता है कि फेयर इलेक्शन हुआ है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम अगर कई जगह हारे, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि धांधली हुई, हम कह रहे हैं कि दहशतगर्दी भी हुई है, प्री पोल रिगिंग भी हुई है, ईसीपी की नाअहली की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। देखें, लाड़काना में हमारे कैंडिडेट को बल्ले का निशान अलॉट होता, और जब वो इलेक्शन डे पर बैलेट पेपर सामने आता तो उसका निशान ही तब्दील होता, वो नलके का निशान उसको दिया जाता। ये एक मिसाल बता रहा हूँ। टंडो आदम में हमारे एक वर्कर को इन्होंने शहीद कर दिया। हमारे जो प्रपोजर सेकेंडर होते, जो हमारे कैंडिडेट्स को वो प्रपोज करते, उनको ये किडनैप करके ले जाते। जो मुखालिफ होता उसको पुलिस या डीसी के जरिए दबाव डाला जाता, उनकी फैमिली पर दबाव डाला जाता। तो ये टोटल इन्होंने इंतजामिया को मिलाकर फुल जरदारी माफिया ने बदमाशी से ये इलेक्शन सारी कैंपेन की है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन तो उसके यही नतीजे होंगे। और आज सिर्फ पीटीआई नहीं इसकी बात करी, इनके अपने एलाय जेयूआई फे वाले ये बातें कर रहे हैं, और दीगर जमातें ये बातें कर रही। सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही कि सिंध में धांधली हुई या बदमाशी हुई, सब यही कह रहे हैं। रही बात, देखें, इनकी कारकर्दगी
दुनिया के सामने। आप सिर्फ पंजाब क्रॉस करके सिंध में एंटर हो जाए, आपको फर्क साफ वाजे हो जाएगा। ना सड़क है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना बिजली, ना जो है वो हॉस्पिटल है। और आज ये खुद वफाक में बैठे हुए इंपोर्टेड हुकूमत का खुद ये हिस्सा है, ये गिला शिकवा किससे कर रहे हैं? अभी पेट्रोल पे 50 रुपए लेवाए मजीद लगाने वाले हैं, मुल्क का पहिया तो ये बिठाने जा रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री सारी बंद करवा दी, लोड शेडिंग इस वक्त उरूज पर है। तो ये शिकवा खुद से करें आज, और अपनी लीडरशिप से पूछे कि क्यों वो आज जो है वो पंजाब में नून लीग के लिए बैठ रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमारा कुछ कर दो, उधर हमारे पास लोग नहीं है, वोट बैंक नहीं है, नून का साथ ले रहे हैं उधर। तो अगेन मैं सिर्फ ये कहूं कि इस वक्त ईसीपी के जितने जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। और साथ जो पुलिस और इंतजामिया ने किरदार अदा किया, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं नजर आया। ऐसा लग रहा था इलाका गैर में इलेक्शन हो रहा है, लोग अपनी मर्जी से कानून अपने हाथ में ले रहे थे। ऐसे माहौल में क्या इलेक्शन होगा? जिसके पास बंदूक होगी, जिसके पास जोर होगा, वो मनवा जाएगा अपनी, और यही हुआ है सिंध में। अमीर अब्बास साहब, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ आप देख लें, डस्का का भी एक केस हमारे सामने मौजूद है कि जहाँ पे भी जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन भी हो तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, वो कहते हैं कि जहाँ से धुआं उठ रहा होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं तो चिंगारियाँ होती हैं। हमारे जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक काम क्यों नहीं कर पाते, क्या वजह है? और कल जो हमने जिस किस्म का एनवायरनमेंट हमने देखा, वो इलेक्शन तो लग नहीं रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक प्री प्लान्ड कोई मूवी बन रही है और उसकी सारी की सारी मतलब बैलेट बॉक्सेस नहीं है, वहाँ पे निशान जैसे इन्होंने कहा कि पार्टीज के गायब हैं। सो किसको हम मूरद इल्ज़ाम ठहराएंगे इस सारे मामले के अंदर? हाँ, बहुत शुक्रिया वहीद साहब। मुझे तो इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि ये हुकूमत इमरान खान साहब के जो इंतखाबी साहब का जो उनका नजरिया था वो गलत था, ये सही था, उस बहस को एक तरफ रखते हुए ये इसलिए पावर में आए कि हम इमरान खान चूंकि एक धांधली ज़्यादा निज़ाम बनाना चाहता है, वो इस सिस्टम को ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करना चाहता है कि जिससे वो अपना इलेक्शन जीत सके। लिहाजा हम आके आपको सही इंतखाबी इस्लाहत करके देंगे और एक ऐसा इंतखाबी इस्लाहत का निज़ाम होगा जिसमें किसी किस्म की कोई धांधली का शक शायबा नहीं होगा। सो आज जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, ये इस हुकूमत के आने के तकरीबन 2.5 से पौने 3 माह के बाद हो रहे हैं, और आपने उसमें देख लिया ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बिल्कुल सतही किस्म की लोकल पॉलिटिक्स है, जहां 2 लोग मारे गए और बाकी सारा दिन जो चलता रहा बलबे, फसाद, दंगे, बैलेट बॉक्स इधर और बैलेट पेपर इधर। सो वो कहां गया इस हुकूमत का ये नजरिया कि इमरान खान इंतखाबी इस्लाहत गलत कर रहा था और हम सही कर रहे हैं? कहां है वो इंतखाबी इस्लाहत? कहां है वो ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, इंटेग्रिटी वाला इंतखाबी निजाम जिसकी बात ये कर रहे थे? अच्छा, अभी तो ये आप एक मरहला हुआ है ना बल्दियाती इंतखाबात का, अभी इसी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा, उसमें भी आप देखेंगे क्या कुछ होगा। इसी तरह से अभी 17 जुलाई को जो पंजाब में असल इंतखाबी मार्का होने जा रहा है जी, वहां तो सियासी जिंदगी और मौत का मरहला बन चुका है ना। अगर तहरीक इंसाफ हारती है तो तहरीक इंसाफ का बयानिया मारा जाएगा, अगर नून लीग हारती है तो पीडीएम सारे हो जाएगी कि पीडीएम धांधली के जरिए आई और पीडीएम इंपोर्टेड है। सो वहां भी आपको बहुत कुछ माशाल्लाह सरप्राइज देखने को मिलेगा, मार कुटाई, बलवे, फसाद, दंगे। सो इनके पास भी कोई प्लान नहीं है, माजरत के साथ, और इमरान खान साहब के पास भी कोई प्लान नहीं था। आपको एक नेशनल कंसेंसस चाहिए अपने इंतखाबी निजाम के ऊपर, और एक ऐसा कंसेंसस आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि उसके बाद फिर और वो इस बुनियाद पर ना हो कि अगर सिंध में मैं पीपल्स पार्टी हूं तो मैं ऐसा निजाम बनाऊं कि और कोई ना आ सके, मैं ही जीता रहूं। अगर पंजाब में नून लीग है तो मैं ऐसा निजाम बनाऊं कि मैं ही जीता रहूं। अगर केपीके में पीटीआई है तो ऐसा निजाम हो कि मैं ही जीता रहूं। या एमक्यूएम अगर नवाब हैदराबाद, मीरपुर खास और कराची में है तो एमक्यूएम ही जीतती रहे। ये इस तरह आपने ये जो एक जमाने में न्यूयॉर्क में टफ वॉर हुआ करती थी, जहां वॉर लॉर्ड्स आते थे, वो बिल्कुल उन्होंने टुकड़े कर दिए थे न्यूयॉर्क, ये तुम्हारा इलाका, ये मेरा इलाका है।
इस काम से यूं तो काम नहीं चलेगा। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के उसूली तौर पे ये चाहिए था कि ये एक ऐसा निजाम लेकर आए कि जिस निजाम में जो भी जीते जो भी हारे, देखिए हार जीत क्या माने रखती है। आप देखें ना, इक्तदार कहां वफा करता है। वहीद साहब कल इमरान खान साहब इक्तदार में थे, आज उनके बदतरीन मुखालिफ इक्तदार में है, और कुछ बैद नहीं है कि आज से 5, 7, 8 महीने के बाद इमरान खान वापस इक्तदार में हो। तो इक्तदार तो किसी से वफा नहीं करता, तारीख गवाह है इस बात। सो आप जिस इक़्तिदार को बचाने के लिए इस निज़ाम के अंदर अपने अपने मुफाद के कोने बचा के रखते हैं कि यहां से हम फायदा उठाएंगे, यहां से हम फायदा उठाएंगे, उससे फायदा तो किसी को भी नहीं मिलता मुस्तकिल, एक वक्ती फायदा ही है ना। तो क्यों ना एक ऐसा इलेक्शन का निज़ाम तख्लीक किया जाए कि जिसके ऊपर ये जो कुछ हम देख रहे हैं, और अभी तो देखे ना, ये जो आम इंतखाबात होंगे, एक तरफ पीडीएम, एक तरफ इमरान खान, ऐसी शदीद पोलराइजेशन है इसमें, इतनी शदीद नफरत पैदा हो चुकी है। जैसे पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब में, सिंध में भी है किसी हद तक, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में जैसे खानदानी झगड़े होते हैं, जमीनों के जायदादों के झगड़े हैं, रिश्तों के झगड़े हैं, एक खानदान ने दूसरे खानदान के 50 लोग कत्ल कर दिए, उसने उसके 60 कत्ल कर दिए। हमारी सियासत में तो ये कुछ हो चुका हुआ, सियासत तो नहीं रही है। बिल्कुल सही, ये तो जमीनों जायदादों रिश्तों के झगड़ों वाली शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो जो आम इंतखाबात होने जाएंगे आज से 8-10 महीने के बाद या 1 साल के बाद, उसमें क्या मारामारी होगी, कौन तस्लीम करेगा उस नतीजे को। तो ये जो ट्रेलर आपने देख लिया है सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की सूरत में, खुदारा इसको सामने रखते हुए एक ऐसा निजाम लेकर आए कि जिसके ऊपर कौम भी एतमाद करे, आप सब भी एतमाद करे, दुनिया भी उस पर एतमाद करे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध के जो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हुए कल 14 अजला के अंदर, और जो इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर जो किरदार था उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। तैमूर साहब, ये काइंडली मुझे बताइएगा कि कल जो कुछ हुआ, क्या इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही डाला जाएगा? ये जो बातें आज महंगाई की बैठ के हमारे साथ कर रहे हैं, मेरे पास तो फोटो पड़ी हुई है उस डील की जो IMF के साथ साइन की थी, जिसमें जो कहा गया था बड़ा साफ वाजे है कि मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास से भी हम जो है टैक्सेस बढ़ा के लेंगे, और उसकी आप डेट देखें तो बड़ा क्लियरली डेट भी बता देगी कि ये महंगाई क्यों हो रही है। तो ये सारा मलबा, अपनी गलतियां आप हमारे ऊपर थोप और डाल नहीं सकते। पूरी दुनिया को और पूरी आवाम को पता है कि ये महंगाई का जो तूफान हम पे आया है, ये PTI ने हम पे और इमरान नियाजी ने हम पे मुसल्लत किया है। दूसरी बात, मुझे नहीं समझ में आता, अगर पीपल्स पार्टी और PML नून आपस में साथ हैं तो लोग क्यों जल्द सड़ रहे हैं जी। हमारी मर्जी, हमारी सियासत है, बिल्कुल हम मिलके काम कर रहे हैं, बिल्कुल वफाकी हुकूमत में, वी आर प्राउड ऑफ इट, एंड लोग खुश हैं, लोगों को अब उम्मीद की किरण नजर आई है। ये यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है, प्लान टू इम्पोज ₹160 बिलियन टैक्स ऑन सैलरीड क्लास बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स। ये IMF का वो लेटर है और उस पर डेट भी है जी 5 2022 की। तो ये पेपर लोग मांगते, पेपर मैंने हाथ कर लिया है इनकी हकीकत इनको दिखाने के लिए, और बातें कर रहे हैं हजारों की। एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है आपका, आपकी जब आप पावर में थे तब का एग्रीमेंट है ये IMF और आपका। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नहीं है, ये एक गवर्नमेंट जो मुसल्लत की गई थी किसी तरह से हमारे ऊपर, इस अवाम के ऊपर जो मुसीबत मुसल्लत की गई थी, उसका किया हुआ एग्रीमेंट है ये। और बात करें हथियारों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना बदमाशी में बिलीव करती है, ना हथियारों में बिलीव करती है, और कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब या चेयरमैन बिलावल इमरान खान की तरह नहीं कहता कि हमारे लोग हथियार लेके आएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, ये चीजें हम नहीं कहते। तैमूर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि PTI जो है वो अभी से ही, अगर ये आगे तो अभी पंजाब में इलेक्शन होने हैं, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन आएंगे, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनका अदम एतमाद है। और आज जैसे हमने लाहौर के अंदर देखा, जो डिसीजन आया, 5 जो सीटों का नोटिफिकेशन आना था इनकी स्पेशल सीट्स का, वो फिर अब अदालत को ये फैसला करना पड़ा, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर कैसे हम मुतमईन करेंगे? अगर आप भी हो इनकी जगह तो आई थिंक यू विल ऑल्सो रेज अ क्वेश्चन कि भाई इस किस्म के इलेक्शन कमीशन से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? देखिए जी, जो इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान है
उसको मैं नहीं लाया था, मेरी पार्टी नहीं लाई थी, उनको इमरान नियाजी अपनी हुकूमत में लाया था और लाके बड़ी तारीफ की थी इसकी कि बड़ा जबरदस्त इलेक्शन कमिश्नर में लेके आया हूं, और हमने भी एग्री किया था, ठीक है आप जिसको लाना चाहें आप ला सकते हैं। हमारे हिसाब से न्यूट्रली काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, हमारे ख्याल से काम ठीक कर रहा है, और हम समझते हैं जिसका भी जो वक्त है वो पूरा होना चाहिए। आई बिलीव जो इनका टर्म है वो टर्म चेयरमैन ईसीपी कंप्लीट करेंगे, और जब टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो हम बैठ के अपोजिशन के साथ, जो कि फिर हमारे अपने हैं क्योंकि और कहीं वहां पे रहा नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर से एक नया ईसीपी का कमिश्नर लाएंगे, चेयरमैन लाएंगे। पर आप एक बात अपने जहन में बिठा लें कि अब पीटीआई का एक ही काम रह गया है, रोना और धोना। अभी भी रो धो रहे हैं, फिर जब अभी इनकी बाय इलेक्शन होंगी पंजाब में फिर ये और जोर से चीख चला के रोएंगे, और फिर जब जनरल इलेक्शन होगी इंशाल्लाह साल डेढ़ के बाद ये फिर उससे ज्यादा बैठ के रोएंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम देम अदर देन क्राइंग। आलमगीर साहब जी, ये तो इन्होंने सही कहा कि इनको हम धोएंगे भी और इनकी हालत देख के हमें रोना भी जरूर आएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूं, देखें ये जो आईएमएफ की बात कर रहे हैं, मेरे भाई को शायद इल्म नहीं, ये रिपोर्ट है आईएमएफ की, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये रिपोर्ट है जिसकी ये बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आज की तारीख में हाल ये है कि चाइना जैसा हमारा दोस्त ममालिक वो गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही, कमर्शियल बैंक्स इनको लोन दे रहे हैं, क्योंकि चाइना ये एक्सेप्ट कर चुका है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकन कॉलोनी बन चुकी है, इनकी इज्जत कोई नहीं रही। तो आलमगीर खान साहब, आप लोग गवर्नमेंट से आप लोग ले लेते ना लोन के, ये सूरत हाल ना होती। आप लोग गए हैं तो हमारे रिजर्व 11.2 बिलियन तक पहुंच चुके थे। सो वो हम ही थे जो रशिया से बात कर रहे थे सस्ती खुराक और सस्ते तेल के लिए, इनमें तो जुर्रत नहीं थी, इनमें तो अमेरिका के आगे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये इन्होंने कहा असले की सियासत नहीं करती। उजैर बलोच कोई खलाई मखलूक था जो यहाँ आया था, आपने पैदा किया था। इस शहर में जब 100 कत्ल कराची में होते थे आपकी हुकूमत थी और आप इन गैंग्स को सपोर्ट करते थे। छोड़ दे ये बातें, ये किसी और से करे जो सिंध में रहता ना हो। रही बात कि मैं जो गिला कर रहा हूं कि ये नून लीग के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें गिला वो ठीक है, आपका कोई नजरिया ही नहीं है। आप कभी किसी के कोई आपके पेट फाड़ के लड़काना पे घसीट रहा होता है, किसी को आप लटका, वो अलग चीज है, मैं उसमें नहीं पड़ता। लेकिन मकसद ये, आप पंजाब में है ही नहीं कहीं, वहां आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, आप मजबूरतन दूसरों का सहारा ले रहे हैं, केपीके में आप है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ वो पॉइंट रख रहा हूं कि आप अपना पहले तोल करें फिर दूसरों को बोले। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। हमारा यही, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, लांडी का कराची में इलेक्शन हुआ, वहां भी बेजाब्तगियां हुई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, उसमें भी सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत वो नाकाम रही, और आपने देखा वहां भी एक सियासी जमात के कारकुन को शहीद किया गया। तो ये चीज अगर अमन अमान नहीं होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल प्रोसेस में कम होगा और टर्नआउट कम होगा, और ये सबके लिए तशवीश होनी चाहिए, इसको हर सियासी जमात। आलमगीर साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो इमरान खान साहब करते हैं, बातें करते हैं और आपकी लीडरशिप करती है, क्या ये दुरुस्त अमल है? अगर इस तरह से अगर आप लोग आगे चलेंगे तो फिर तो आप लोगों के लिए मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, हम एक सियासी जमात हैं, हमारा एहतजाज करना, अपने आईनी जमहूरी कानूनी हक में रहते हुए क्रिटिसाइज करना, ये हमारा हक है। अगर कोई चीज हमें नजर आती कि कानूनी उसमें बेसाख्तगी है, आइन के वो मुतरादिफ है, हम बिल्कुल उसको क्वेश्चन करेंगे। अब वो कोई भी इदारा हो, हम क्वेश्चन करेंगे, और जहां जरूरत पड़ी अदालतों का दरवाजा नॉक करने की, वो भी करेंगे। अमीर अब्बास साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीटीआई के मुताबिक एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। उनके नीचे जितने भी इलेक्शन जो कल वाले हुए थे, जो जुलाई में अभी होने हैं बाय इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, तो वो अगर कंट्रोवर्शियल होंगे तो फिर उनका जो रिजल्ट है वो जाहिर है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो जमात भी हारेगी वो कहेगी जी हमारे साथ तो धांधली हुई है, खासकर पीटीआई। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो देखिए ना, उसूली तौर पे किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में या सिविलाइज कंट्री में हम ये देखते हैं कि अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर
कोई अदम एतमाद आ जाए। और और ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि जिनके ऊपर इस पीडीएम ने भी अदम एतमाद किया। इस पीडीएम ने भी इस इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर रेड जोन में 2 दफा प्रोटेस्ट किया, 2 दफा कंटेनर के साथ ही आए इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और आज इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान साहब भी है। तो उसूली तौर पर तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको खुद इस शर्म का मुजाहरा करते हुए अपने आप को इस ओहदे से रद्द कर लेना चाहिए। उन्होंने क्या कमा लेना है? आप सिविल सर्वेंट रहे, इतने अरसे तक आपने सरकार की नौकरी की है, प्रोटोकॉल आपने एंजॉय किए, गाड़ियां, बड़े बड़े घर, मराहत, पैकेज, सब कुछ आपने देख लिया। अब ये भी आपको 1.5-2 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपने एंजॉय कर लिया। सो व्हाट एल्स डू यू वांट? ये जो हमारे यहाँ बड़े ऑफिसेज में छोटे छोटे लोग आके बैठ जाते हैं। लेकिन अमीर अब्बास साहब, सवाल ये है कि अगर इनको हम लेट अस से कि वो रिजाइन कर देते हैं या कोई भी प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस तो जाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो अगर वो चले जाते हैं तो नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा आइन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने बनाना है। वहां पे राजा रियाज साहब बैठे हुए हैं, तो उनको फिर ये कैसे मानेंगे? ये पीटीआई वाले तो उसको नहीं मानेंगे, फिर जो भी बंदा ये लेकर आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये फिर इलाज है पीटीआई का ना, ये कोई मुदब्बराना फैसला नहीं है पीटीआई का, ये एक अहमकाना सियासी फैसला है कि आप ऐवान को छोड़ के बाहर चले गए। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट, कितनी ही अपॉइंटमेंट्स हैं। और फिर ये जो नैब का कानून तब्दील किया इस हुकूमत ने, ये जो बजट लेकर आए, हर मौके पर जेन्युइन ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को ऐवान में बैठ के। ये क्या मजाक है कि आप कहते हैं भाग जाते हैं मैदान छोड़ के? 2014 में भी आपने यही काम किया, अभी आपने यही काम किया। अच्छा, अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत है, आप कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, तो वहीद साहब ये पार्लियामेंट तो इंपोर्टेड नहीं है ना। ये पार्लियामेंट तो 2018 में आई थी, जिसमें आप लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए थे। आप इस हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बने ना। कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बन गए, इत्तेहादी बन गए। हुकूमत इंपोर्टेंट है आपकी नजर में, पार्लियामेंट तो इंपोर्टेंट नहीं है ना। पार्लियामेंट तो वो है जिसमें आप आए थे। बिल्कुल सही है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पार्ट। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ आता हूं। तैमूर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि एमक्यूएम जो है, कल भी वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप चूंकि कैबिनेट का हिस्सा हैं, लीडरशिप के करीब हैं, आपको मालूम है उनके इश्यूज का, आप लोग उनको मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? बिकॉज उनके जो नंबर्स हैं उसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है मरकज के अंदर खड़ी है। मैं समझता हूं कि कुछ वसीम भाई आजकल ज्यादा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है। जो काम वो कराना चाहते हैं, जिस चीज़ पे हमारी एग्रीमेंट हुई है, जो एक्ट्स हम लाना चाहते हैं, जो लॉज हम बनाना चाहते हैं, उनमें टाइम लगता है, उनके लिए टाइम दरकार है, उनके लिए बैठ के सोचना समझना पड़ता है। पर उनकी बात सही है, हम अगर चाहते, अगर ज़रा ज़्यादा कोशिश करते तो ये चीज़ें पहले कर सकते थे। जो भी हमारे हाथ में है और जो भी हमारी कमिटमेंट है वो पूरी होगी। और नहीं, तैमूर भाई मुझे ये बताएं ना कि आप लोगों ने एक लोकल गवर्नमेंट का प्रोसेस तो शुरू कर दिया है, और उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो लोकल गवर्नमेंट के लॉ के अंदर है कि उसके अंदर आप अमेंडमेंट्स करें, उसमें कितना टाइम लगता है। आप कमेटी बनाएं, उनके लोगों को बिठाएं, अपने लोगों को बिठाएं, वजारत कानून को बिठाएं बैठ के, और बल्दियात की उसको वजारत को बिठाएं और बैठ के वो कर लें। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी कि जी चले एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ। नहीं, मैं आपको जरा अपडेट करता जाऊं। कमेटी भी बन गई है, उनकी रिकमेंडेशंस भी आ गई हैं। उनकी रिकमेंडेशंस पे कुछ हमें चीज़ें थी, इनका एग्रीमेंट नहीं होती, उन पर भी बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर इनका जो है डिमांड वो पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ज़रा बताता चलूँ, जो ख़ास शौक है पीटीआई वालों का अगलों का उल्लू बनाने का, तो अब लोगों का उल्लू बनेगा नहीं। ये जो बार बार रशियन फ्यूल की बात करते हैं, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता चुके हैं कि रशियन फ्यूल हमारे यहाँ इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। रशियन फ्यूल को लाने से पहले आपको जो है रिफाइनरीज लगानी पड़ेगी हमें। तो ये जो ना बेवकूफ ना बना, ये बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर जो था सिंध में वो कंट्रोल किया था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके, सिंध पुलिस और रेंजर्स ने। और जो उजैर बलोच की बड़ा खुशी से बात करें, उजैर बलोच की जो डैडी थे ना, उनके डैडी, उनके अब्बा का नाम था जुल्फकार मिर्जा, जिनको हमने बड़ा समझाया कि इनके सपोर्ट ना करो, आखिरकार वो हमारी पार्टी से अलग हो गए।
और इन्हीं वजूहत की वजह से। तो उज़ैर बलोच और उनको जो संभालते हैं और पालते हैं वो आज इनकी पार्टी के मेन लोग हैं सिंध के। जरा सोच समझ के बातें किया करें तो बेहतर होगा। चलें नाज़रीन, यहाँ पे एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और तैमूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आलमगीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है कराची के अंदर, अब इन्होंने आज आपको मालूम होगा कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। 240 बसें वो कह रहे हैं जी मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें चलाई जाएंगी। सो डू यू थिंक कि PTI के लिए कोई आने वाले इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगा, जिस तरह से कराची में भी, अब क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा जो कंसंट्रेशन थी, जो सीटें आप लोग जीते 2018 में, वो कराची से जीते थे। और देखिए वहीद साहब, एक तो ये कि कराची के लोग बाशऊर हैं, उनको मालूम है कि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन सर पे, उससे महीना पहले ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले आते। अच्छा, और फिर लोग सवाल ये करते कि आप 14 साल से इस सूबे पर काबिज हैं, 14 साल में आप ये गिनी चुनी बसें लेकर आए यहाँ पे। यानी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हमने किया, ये प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस सूबाई हुकूमत का काम था संभालना, इनसे नहीं हो पाया। इसके अलावा ऑरेंज लाइन एक प्रोजेक्ट है, वो ताहाल अभी तक जो है वो ताखीर का शिकार है। तीसरा, ये रेड लाइन एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो अब जाके 1 साल से कागज पे था, अब जाके शुरू हो रहा है। मकसद ये है कि 14 साल बाद अगर आप ये गिनी चुनी बसें लेकर आते, लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कराची का हाल है, सारे इदारे इनके पास होने के बावजूद, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, KMC, DMC, SBCA, KDA, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। जो कराची की आबादी है इस वक्त, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं कि इस आबादी को केटर कर सके। एक बारिश में इनकी 14 साल कारकर्दगी सड़कों पर आ जाती है। कराची को कचरा कुंडी इन्होंने बनाया। तो मकसद ये कराची से फिर से रिजेक्ट होंगे अपनी वजह से। ऐसा नहीं कि हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से ये फारिग होंगे यहाँ से। अमीर अब्बास साहब, डू यू थिंक कि ये सारा कुछ अभी जो किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, नेचुरली जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं और जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उसकी वजह से ये करें? बिकॉज अगर हम एक रफली में एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि अगर PSDP में सिंध गवर्नमेंट जो है वो एवरेज 200 अरब रुपए रखे, उसने 14 सालों के अंदर तकरीबन 2800 अरब रुपए बनते हैं। अगर आप बजट, अगर हर साल का बजट आप लगा लें तो अराउंड 3000 बिलियन रुपीस जो हैं वो अब इनको जवाब देना चाहिए कि ये पैसा सारा कहाँ गया है, कहाँ लगाया है, कौन से बड़े प्रोजेक्ट सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो है हमें दिखाई देते हैं। देखिए, मुझे तो एक तो ये जो हिपोक्रेसी है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि एक तरफ MQM और JUI, मौलाना साहब की पार्टी, वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है हुकूमत में। दूसरी तरफ MQM ने भी इस इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया, JUI ने भी धांधली का इल्जाम लगा दिया। राशिद सोजो साहब जो जनरल सेक्रेटरी है JUI के सिंध के, उन्होंने शायद आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारा कुछ खोल के भी सामने रखना था। और MQM ने तो मुतालबा कर दिया है कि 3 डिवीजन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। एक तरफ वो अपनी इत्तेहादी जमात जो कामयाब हुई है, जीती है सिंध से, वो कह रहे हैं कि उसने धांधली की है हमारे खिलाफ, हमारा वोट तोड़ा। दूसरी तरफ वो जमहूरियत बचाने के लिए, जमहूरियत के नाम पर आप किसको, लोगों को उल्लू का पट्टा समझा है? आप लोगों के मुंह पर क्या उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है कि आप जिस तरह से उसको हाल करें? मीडिया भी खामोश है। मतलब सुबह शाम हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है, सुबह शाम। किससे सवाल किया जाए? मतलब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आप सब मिलकर आपने PDM बनाई, आपने इमरान खान को निकाल दिया, इमरान खान के इत्तेहादी भी वहां चले गए और आज एक दूसरे के खिलाफ आप फिर वही आपने बातें शुरू कर दी। अभी तैमूर साहब से जैसे आपने सवाल किया कि वसीम अख्तर, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे मुतालबा पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान के साथ एक
कहते थे हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, इनके साथ कहते हैं हमारे मुतालबात पूरे। तो आपको पता नहीं था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं? इन्होंने गवर्नर सिंध उनका लगाना था, वो खातून का इनके पास प्रपोजल पड़ा हुआ है, उस पर हाँ ना नहीं कर रहे। बल्दियात के ऊपर तो बड़ा सीरियस उनका इशू है MQM का, खासकर कराची के हवाले से। तो और देखे ना, ये तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? MQM अगर पीपल्स पार्टी से दोस्ती कर लेगी तो MQM सर्वाइव कैसे करेगी? सिंध में दो ही तो बड़ी जमातें हैं जिनकी आपस में राइवलरी थी। PTI तो 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई सब। उससे पहले तो MQM और पीपल्स पार्टी, या जो ज़ेली कुछ सिंध की ज़ेली जमातें थी जिसमें फंक्शनल लीग है, जैसे अभी ये GDA का एक प्लेटफॉर्म बना, उनकी तो कोई इतनी सही या हैसियत नहीं थी कि वो पीपल्स पार्टी के टक्कर की जमात। वहां जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम ठीक हो गया, ठीक हो। अमीर अब्बास साहब, मुझे एक में चाहूंगा जरा कमेंट कर दें कि ये लाहौर वाला, ये जो पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, वहां पे कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं, कुछ जो अभी जिनको अभी सदर बनाया उन्होंने सेंट्रल पंजाब का, यास्मीन राशिद साहिबा ने कुछ नाम लेके लोगों का जो है उनको वार्न किया है कि जी आप मेडलिंग कर रहे हैं इस इलेक्शंस के अंदर और यू आर नॉट द न्यूट्रल, और इस तरह की जो बातें हैं। खान साहब ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुख्तलिफ तकरीरों में पिछले 3-4 माह के अंदर बहुत कुछ कह चुके हैं। सो वेयर यू सी PTI विद दिस नैरेटिव? अब ये बड़ा आपने हसास मौजू छेड़ दिया है। देखिए, इस वक्त जो मामला है वो वहीद साहब अनाज का बन चुका है। एक खास जगह से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ अना को लाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि इमरान खान क्या नवाज शरीफ से भी ज्यादा मुल्क दुश्मन या बदतरीन या नाकाम हुक्मरान थे? क्या इमरान खान पीपल्स पार्टी जिसने 24 साल सिंध में रूल किया, 24 साल, जिसमें से 14 साल अनइंटरप्टेड रूल रहा पीपल्स पार्टी का, क्या इमरान खान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी से भी गए गुजरे हुक्मरान थे? क्या आज इतनी अना खड़ी कर दी इमरान खान के मुकाबले में? क्या जिस तरह पीपल्स पार्टी ने न्यारी गैंग वॉर चलाई, क्या इमरान खान ने कोई न्यारी गैंग वॉर चलाई? क्या MQM की तरह पीपल्स पार्टी? लेकिन अमीर अब्बास साहब, आप भी जानते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, पिछले 2-3 दहाइयों में अगर आप देखें तो ये सारा कुछ तो हमारे मुल्क के अंदर होता रहा है। लेकिन जिस तरह ओपनली इमरान खान साहब की जाने के बाद इदारों को डायरेक्टली निशाना बनाया गया है और मुसलसल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप ठीक है तकरीरों में आप चीज़ों को बिल्कुल जो है ना वो शुगर कोटेडली बयान करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल वाज़े तौर पे जब आप इस तरह के एक नैरेटिव बना के सामने पेश करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द पॉलिटिकल पार्टी विच इज एस्पायरिंग टू बिकम इन द पावर वंस अगेन। आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं इस तरह की सूरत हाल में? जी, वो तो देखते ना, माजी में मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्रेंड सेट कर दिया ना, जब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर, मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, वो कामयाब रही नून लीग। आप जरा नवंबर गुजरने तो दें, अभी हमारी भी जुबानें कुछ बंद है, हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है, नवंबर गुजरने दें, फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हुआ ना, यानी जो जबान नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की, जो मरियम बीबी ने इस्तेमाल की, जो आसिफ जरदारी इस्तेमाल करके गए थे यहाँ पे राहिल शरीफ के जमाने में कि ईद से ईद बजा देंगे, तुमने तो 3 साल रहना है, हमने सदा रहना है। क्या कुछ नहीं कहा माजी में, जो मौलाना फजल रहमान साहब भी 3.5 साल में कहते रहे। मौलाना साहब ने तो यहां तक कहा कि मैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से मैं नहीं रोकूंगा, मैं GSU के बाहर जाके बैठूंगा, जिसका फिर DGI। so, इसका मतलब ये हुआ, आलमगीर खान साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो फिर तो आप सारा कुछ जो है वो ठीक है, उस आप सबको डिफेंड भी करेंगे, आप उनके हक में स्टेटमेंट भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, बट व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन देन यू नो आपकी जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। ये हमारी जो सियासी तारीख है वो हमें दिखाती है। जी आलमगीर साहब, डू यू थिंक कि इस अप्रोच के साथ एक बड़ी जुमात जो है जो इक़्तिदार में भी रही तकरीबन 3.5-4 साल, उसको बजाय इसके कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज में अपने आप को डालने के, वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करे
और अपने लिए जो टीम पहले नहीं बना सके खान साहब, वो अभी बनाने की कोशिश करें, स्पेशली फाइनेंशियल टीम, ताकि आपको इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ना लाने पड़े और मुल्क के अंदर ये फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं ये इतने ज्यादा ना होते। प्लीज। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, बीच में आवाज कट गई थी। चले, मुझे काइंडली ये बता दें कि क्या जो अप्रोच इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनाई हुई है, इस अप्रोच के साथ आप लोग अपने सियासी मसाइल जो हैं उनको हल कर पाएंगे जब आप इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे? ईसीपी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट। देखें, एक चीज तो ये है कि जब भी इदारे स्पेशली फौज के हवाले से इमरान खान ने जब भी मौक़िफ़ अपनाया तो इंतहाई मोहतात रहते हुए उन्होंने अपनाया, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बल्कि इस हद तक कहा कि फौज इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी है एज एन इंस्टीट्यूशन। जितना मैं जरूरी हूं, मुझसे ज्यादा फौज जरूरी है इस मुल्क के लिए। ये इमरान खान के अल्फाज है। और कभी इदारे को, फौज के इदारे को टारगेट नहीं किया गया। हाँ, लेकिन जो अमीर अब्बास साहब ने बात की कि एक ट्रेंड सेट हुआ मरियम नवाज की तरफ से कि वो जो इदारों को खुलेआम जलसे जुलूस में बुरा भला कहती, नवाज शरीफ जर्नैलों के बारे में कहता, आसिफ जरदारी जर्नैलों के बारे में कहता, पीटीएम वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मकसद सिर्फ ये कि आज वो ऐवान में बैठे हुए, आज वो जो है इस मुल्क के जो है वो इस मुल्क का चार्ज उनके हाथ में, इदारे उनके पास हैं। लेकिन आलमगीर साहब, ये आर्गुमेंट बना के आप लोग तो नहीं ना, इमरान खान साहब जब ये कहते हैं जी कि अब न्यूट्रल्स को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, फिर कहते हैं नहीं, जब मुल्क तबाह हो रहा हो तो न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। आप शहबाज शरीफ के बजाय मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम मार देते। सो इस तरह की जब चीजें आती हैं तो डेफिनेटली ही इज अ वेरी सीनियर लीडर। नहीं, वही साहब, मैं मौक़िफ़ दे दूं। देखें, सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोशल मीडिया पे एक नौजवान टीनेजर जब वो ये देखता सिनेरियो, तो वो अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार करता। वो देखता कि जो लोग कल तक मुजाहिमत कर रहे थे, आज उनके साथ मुफाहिमत हो रही है, तो फिर वो इजहार करता अपना, और वो यही कहता कि तो वाकई में पावर टॉक्स टू पावर, जो मरियम कह रही थी वो ठीक कह रही थी। तो सिर्फ मैं ये मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इसलिए ये कोई प्लान्ड पीटीआई की मुहिम नहीं है। हालांकि हमारे सोशल मीडिया के जो इंचार्ज थे उनको घरों से उठाकर लेकर गए, उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल, हर चीज चेक की गई। कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला कि ये कोई पीटीआई ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड कोई मुहिम चला रही है किसी इदारे के खिलाफ। तो ये सिर्फ मैं वादे करता हूँ। रही बात इदारों की, हम इज्जत करते हैं, और सिर्फ हम ये हमारा मौक़िफ़ है कि अगर न्यूट्रल है तो वाकई न्यूट्रल रहें। जहां हमें ये खदशा होता है कि कहीं वो सियासी इन्फ्लुएंस आता है या कहीं वो, तो उस पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना मौक़िफ़ बयान करते, सामने रखते, लेकिन किसी इदारे को टारगेट नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज भी फौज के अंदर मेजॉरिटी वो इमरान खान को पसंद करते हैं, और हम ये समझते हैं कि फौज इस मुल्क की जरूरत है, और एज एन इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कह लें, एक मेरिटोक्रेसी पर एक इदारा खड़ा है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपका, आलमगीर खान साहब आपका, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ थे। तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।